So this is our day 3 of revision of your complete syllabus. हमने कल डेटा फ्रेम शुरू किया था एंड डेटा फ्रेम में वी डिड द वेरी बेसिक थिंग्स कि आपका डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है, आप डेटा फ्रेम के ऊपर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स में हमने हेड टेल किया था, सॉर्टिंग किया था एंड बूलियन इंडेक्सिंग हमने कल किया था. नाउ वी हैव टू डू फर्दर. तो अब हम आगे करेंगे कि और ऑपरेशंस आप डेटा फ्रेम पे कैसे परफॉर्म कर सकते हो, राइट. सो डेटा फ्रेम के ऊपर और ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं. सबसे पहले कि भाई मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया, अब लेटर ऑन मैं क्या करना चाहती हूँ, उसमें एक नई रो या फिर नया कॉलम ऐड करना चाहती हूँ. सो एडिंग अ न्यू कॉलम. यस दिपेश, ठीक है. सो आई हैव टू ऐड अ न्यू कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम में अगर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, बहुत सिंपल काम है. आपको सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर न्यू कॉलम का नाम देना है, ठीक है. एंड आप क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे सकते हो, जो भी आपको उसके अंदर चाहिए एज पर द नंबर ऑफ रोज यू हैव. तो हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे देंगे, ये आपका नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्या कहते हैं टेबल है जिसके अंदर आई हैव एडमिशन नंबर, आई हैव नेम, मार्क्स इन दी थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है. सो यहाँ पर है एडमिशन नंबर 101, 105, 121, 216, एनीथिंग. ABCD इज द नेम. ना थ्योरी में मार्क्स दिए हुए 70 में से, ठीक है. 70 में से इसके 67 है, इसके 56 है, इसके 69 है, इसके 68 है, ठीक है. अब मैं कहती हूँ कि इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स तो हम लिखना ही भूल गए थे, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐड करवा दो, ठीक है. सो ये डेटा फ्रेम ऑलरेडी है, इसमें आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड कराने हैं. तो आप क्या लिखोगे, DF कोट्स के अंदर प्रैक्टिकल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम मार्क्स दे देंगे लाइक 28, 27, 30, 29, एनीथिंग लाइक दिस. तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दिए. 4 रोज थी, इसलिए यहाँ पर भी हमने 4 वैल्यूज दी है. सिंस वी हैड 4 रोज, 4 वैल्यूज आपने दे दी. यहाँ पर आपके पास एक नया कॉलम बन जाएगा प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे. सो सिंपल, इस तरह से आप एक कॉलम ऐड कर सकते हो. इसी मेथड में अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम लिख देते हो तो क्या होता है, उसकी वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है. जैसे मुझे ये सारे नेम चेंज करने हैं, तो मैं DF डबल कोट्स के अंदर नेम इज इक्वल टू न्यू नेम्स लिख सकती हूँ. तो ये पूरा का पूरा डेटा भी मॉडिफाई हो सकता है. सो इस मेथड से आप नया कॉलम ऐड भी कर सकते हो, और अगर आपको एक एग्जिस्टिंग कॉलम को पूरा का पूरा चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है. So we can modify the existing column as well using this option. Fine. So ये तो हो गया हमारा एक नया कॉलम ऐड. तो हमेशा याद रखना कि डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में नए कॉलम का नाम देना है, इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यूज हैं वो आप दे दो, वो चाहे टपल की फॉर्म में दो चाहे लिस्ट की फॉर्म में दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. आप यहाँ जो भी वैल्यूज दोगे वो इधर आ जाए, ठीक है. अब नया कॉलम ऐड करते हुए कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिक्स वैल्यूज ही ऐड कर सकते हैं. जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक टोटल नाम का कॉलम आ जाए. सो टोटल नाम के कॉलम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे DF टोटल चाहिए. सो DF टोटल इज इक्वल टू, सो DF टोटल इज इक्वल टू व्हाट, आप लिख दोगे DF थ्योरी प्लस DF प्रैक्टिकल, ठीक है. तो ये क्या करेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड कर दे. तो इसमें आपके पास एक नया कॉलम बनकर आ जाएगा टोटल, जहां पे ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड हो जाएंगे. लाइक दिस विल बी 97, दिस विल बी 83, 99 एंड अगेन 97, ठीक है. सो लाइक दिस वी विल बी गेटिंग दी टोटल. तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. अब देखो कैलकुलेशन में अगर तो आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई आप लिख के दिखाओ, तो आप ऐसे लिख सकते थे, है ना. सो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि DF थ्योरी प्लस DF प्रैक्टिकल करना है, यू जस्ट हैव टू ऐड एंड यू हैव टू शो इट. तो वो आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है. बट अगर आपको कहा जाता कि 3-4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं, बताओ इसमें से ठीक कौन सी है, तो ये तरीका होता है एक तो लिखने का.
दूसरा तरीका होता है कि कॉलम्स को, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कॉलम्स को डॉट लगा के भी फेच कर सकते हैं। df डॉट थ्योरी प्लस df डॉट प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कभी भी डॉट नहीं आएगा, जो नया कॉलम बन रहा है वहां कभी डॉट नहीं आएगा। नया कॉलम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर ही आए। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं सही, आप ऐसे नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा, थियोरी और प्रैक्टिकल पहले कंकैटिनेट हो जाएंगे, आपकी की बन जाएगी थियोरी प्रैक्टिकल। वो ढूंढेगा कि भाई थियोरी प्रैक्टिकल वाला कोई कॉलम है या नहीं उसमें, तो वो तो होगा नहीं, सो दैट विल जनरेट अ की एरर। तो ये की एरर जनरेट कर देगा। आपके पास सिर्फ दो पॉसिबल ऑप्शन जो है वो ये है कि या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम दो या डॉट लगा के, पर कॉलम्स अलग अलग होने चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए। ठीक है। So df has to be written again, df dot theory plus df dot practical, df theory plus df practical. So you have to write like this. Is that clear? वो आपके पास पाइथन में ऑप्शनल होता है ना, आप चाहे सिंगल लगाओ या डबल लगाओ। आप चाहे एसक्यूएल कर रहे हो या पाइथन कर रहे हो, दोनों में ये फायदा है कि सिंगल डबल कोट्स दोनों ही यूज हो सकते हैं। तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि कौन सा वाला यूज करना है। यू कैन यूज एनी ऑफ द टू। तो आप सिंगल लगाओगे तब भी ऐसे ही काम करेगा, आप डबल लगाओगे तब भी ऐसे ही काम करेगा। सो इट इज गोइंग टू वर्क द सेम वे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। सो ये तो हो गया एडिंग अ कॉलम। अब बात आती है कि रो ऐड करनी है। अब रो कैसे ऐड होगी, आप इसमें एक नया स्टूडेंट ऐड करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? सो व्हेन यू हैव टू ऐड अ न्यू रो, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है LOC, लॉक। दिव्यांश का मैसेज, मैम परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज 10%। अच्छा, देखो अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास कोई कॉलम है, उसको आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है 10% से, ये क्वेश्चन आपको एसक्यूएल में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन आपको इधर भी आ सकता है, इधर इन योर डेटा फ्रेम्स। सो अगर आपको इंक्रीज कराना है विद अ सर्टेन अमाउंट, तो आप क्या लिखोगे, जैसे डीएफ और मान लो उसके जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो आपको 2 से इंक्रीज कराने हैं, तो आप क्या लिखोगे, डीएफ थ्योरी इज इक्वल टू डीएफ थ्योरी प्लस 2। माइनस करने होते तो हम माइनस भी कर सकते थे, कि जो करंट वैल्यू है थ्योरी की उसमें 2 ऐड कर दो और जो रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाए। अगर परसेंटेज है किसी चीज का, मान लो किसी चीज की कॉस्ट है और आपको उस पर डिस्काउंट देना है, 10% से कम करना है, तो आप लिख सकते हो डीएफ कॉस्ट इज इक्वल टू डीएफ कॉस्ट माइनस 10 इंटू डीएफ कॉस्ट अपॉन 100, या फिर 0.1 इंटू डीएफ कॉस्ट भी कर सकते थे। सो कॉस्ट में क्या आएगा, जो कॉस्ट में है माइनस 10% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है। सो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आप 10/100 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो या आप 0.1 भी कर सकते हैं। सो इट कुड बी रिटन एज दिस ऑल्सो, डीएफ डॉट कॉस्ट माइनस 0.1 मतलब 10% ऑफ डीएफ डॉट कॉस्ट। So this will also give you the करेक्ट आंसर। सो ऐसे आप परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडिंग रो इन अ डेटा फ्रेम। ठीक है। अब आपके पास एक डेटा फ्रेम है, उसके अंदर आपको रो को ऐड करना है। तो रो देखो कैसे ऐड होती है। अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट का डेटा फ्रेम है, आई हैव प्रोडक्ट आईडी, आई हैव प्रोडक्ट का नाम एंड कॉस्ट, तीन चीजें ही हैं मेरे पास यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिया P1, P2, P3
प्रोडक्ट आईडी है 105210263. दिस इज पेन, दिस इज इरेजर, बुक 50, 10, 200 लेट्स से। ये डेटा फ्रेम है। अब मैं कहती हूँ कि इसके अंदर एक और रो ऐड करो, P4, जहां पर नए प्रोडक्ट की डिटेल्स हो। सो डेटा फ्रेम में जब आपको एक रो ऐड करनी होती है तो वो बिना लॉक के नहीं होती। आप लिखोगे df डॉट लॉक। लॉक बेसिकली स्टैंड्स फॉर लोकेशन। सो df डॉट लॉक, और df डॉट लॉक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखोगे P4. So df dot log and then we write P4 is equal to, यहां पर हम वैल्यूज दे देंगे। लेट्स से मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे P4 इंडेक्स के ऊपर जो आपने वैल्यूज दी हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी। सो यू हैव टू राइट डेटा फ्रेम का नाम डॉट LOC, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स के अंदर आपको न्यू रो का इंडेक्स देना है, और इज इक्वल टू आप सारी वैल्यूज दे दोगे। सो दैट इज हाउ अ न्यू रो इज एडेड। लॉक के थ्रू कॉलम भी ऐड हो सकता है। अगर आप लॉक के थ्रू कॉलम ऐड करना चाहो तो उसका सिंटेक्स होता है df डॉट लॉक, खाली कोलन लिखो, फिर कॉलम का नाम लिखो, इज इक्वल टू वैल्यूज दे दो। पर आप खुद देखो ये ज्यादा इजी है या जैसे हम पहले कर रहे थे वो ज्यादा इजी है? पहले वाला ज्यादा इजी है टू ऐड अ कॉलम ना। पर आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके हैं, लेकिन हम फर्स्ट वाला मेथड जनरली लिखते हैं जब हमें लिखना पड़ता है, बट ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो लॉक में पहले रो नंबर आता है, फिर कॉलम आता है। तो इसमें रो तो देनी नहीं थी, इसलिए आपने कोलन लिख दिया, कॉमा, फिर कॉलम का नेम दे दिया, ठीक है। Yes, anyone has a doubt? Someone raised hand. So adding a row clear है। इसमें भी वही चीज है कि अगर वो इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट करता होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ P2 पे असाइन करा दूं और P2 पहले से एग्जिस्ट करता है, तो वो P2 की वैल्यूज को ओवरराइट कर देगा। तो अगर आप एग्जिस्टिंग रो इंडेक्स दे दोगे तो पुरानी वैल्यूज ओवरराइट हो जाएगी, अदरवाइज वो आपको न्यू क्रिएट करके देगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, डिलीटिंग। हमने ऐड तो कर लिया, नाउ वी वांट टू रिमूव। सो इफ यू वांट टू रिमूव तो कैसे करेंगे? रिमूविंग के लिए हमारे पास ड्रॉप नाम का मेथड होता है। आप लिखते हो df डॉट ड्रॉप, ठीक है। सो ड्रॉप से रो भी डिलीट हो सकती है, कॉलम भी डिलीट हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ये रो डिलीट करने के काम आता है। सो हमने लिखा df डॉट ड्रॉप एंड इट इज यूज टू डिलीट अ रो। सो df डॉट ड्रॉप में ब्रैकेट के अंदर आपको रो लेबल देना है जो आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ही होता है, अगर कॉलम करना होगा तो एक्सेस 1 देना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप क्या करता है, डिलीट करने के बाद जो डिलीटेड, मतलब डिलीशन के बाद जो बचता है डेटा फ्रेम, उसको रिटर्न करता है। तो आपको असाइन कराना पड़ेगा, ओरिजिनल में वो चेंजेस नहीं करेगा। सो इट विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन दी ओरिजिनल डेटा फ्रेम। आप चाहते हो कि वो चेंजेस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हो जाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखने से क्या होता है कि आपके डेटा फ्रेम में जो भी चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे और आपको असाइन नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हो देन यू हैव टू राइट लाइक दिस। सो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। बट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब पता होना चाहिए आपको कि इट विल रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द करंट डेटा फ्रेम। अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो करंट डेटा फ्रेम में डायरेक्ट चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, असाइनमेंट से ही कराने पड़ते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर एक रो डिलीट करनी है तो सिंपल है, आप सिर्फ लिखोगे df डॉट ड्रॉप P2 और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। उससे क्या होगा, आपका जो P2 है वो डिलीट हो जाएगा डेटा फ्रेम में से, ठीक है। बट अगर मान लो आपको दो रोज डिलीट करनी होती, मेरे को P1 और P3 डिलीट करने होते, तो अगर आपको मल्टीपल रोज डिलीट करनी है तो जैसे मैंने पहले बताया था, मल्टीपल लेबल्स जब भी दिए जाएंगे लिस्ट के अंदर आएंगे।
ठीक है, तो आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे एंड यू विल गिव इट एज अ लिस्ट। सो राउंड ब्रैकेट है ड्रॉप की, सो ड्रॉप की राउंड ब्रैकेट आ गई। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने P1 P3 दिया, मतलब मुझे ये दोनों लेबल्स को डिलीट कराना है, और फिर जो आप नॉर्मली लिखते हो वो तो आप लिखोगे। सो वेन एवर यू हैव टू गिव मोर देन वन लेबल्स, चाहे वो रो के हों चाहे वो कॉलम के हों, दे हैव टू बी गिवन एज अ लिस्ट। सो जब एक से ज्यादा लेबल्स होंगे आप उसे एक लिस्ट में देंगे कि वो रिमूव हो सके। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रिमूव रोज। तो रोज को डिलीट करने का एक ही तरीका है, वो है ड्रॉप। ठीक है, अब अगर कॉलम डिलीट करना हो तो इसमें आपको क्या चेंज करना पड़ता है, आपको ड्रॉप के अंदर अपने कॉलम का नाम देना है, मान लो कॉस्ट, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सेस जो है वो 1 देनी पड़ेगी। सो आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, या आप एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिख सकते हो, एक ही बात है। तो एक्सेस 1 लिखूं या एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिखूं, इट्स वन एंड सेम थिंग। सो ये क्या करेगा, आप कॉलम को डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर आप एक्सेस इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते हो और यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हो फिर तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कोई रो है ही नहीं, तो वो की एरर देगा। बट इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम, मेक श्योर वी हैव टू राइट एक्सेस इज इक्वल टू 1। सो डिलीटिंग अ कॉलम, सो कॉलम डिलीट करने के लिए आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्सेस इज इक्वल टू 1 हम लिखेंगे, तभी हमारा जो कॉलम है वो डिलीट होगा। सो ये एक तरीका होता है कॉलम को डिलीट करने का। देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो, आप लिख सकते हो df.pop, df.pop, और उसके बाद कॉलम नेम, दैट मीन्स कॉलम हेडिंग, तो वो आपके उस कॉलम को डिलीट कर देगा आपके डेटा फ्रेम में से, और रिटर्न भी कर देगा जिसको डिलीट किया है। अगर आपको उसको कुछ प्रोसेस करना हो तो आप कर सकते हो। सो इट डिलीट्स द वैल्यूज ऑफ द डिलीटेड कॉलम। ठीक है, सो इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द डिलीटेड कॉलम। ठीक है, और वो आपके कॉलम को रिमूव कर देगा। तीसरा तरीका होता है, आप कीवर्ड यूज कर सकते हो डेल। डेल डेटा फ्रेम का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में column label. So del df column label. So it will delete that particular column from your data frame. So तीन तरीके होते हैं एक कॉलम को डिलीट करने के, या तो ड्रॉप से कर सकते हैं विद एक्सेस इज इक्वल टू 1, या पॉप से कर सकते हैं, या फिर हम डेल से कर सकते हैं। कीवर्ड इज डेल, डिलीट नहीं होता, तो ये भी आप याद रखोगे कि पूरा डिलीट नहीं लिखना है, इट्स जस्ट DEL. So these are the three ways you can delete a column from a data frame. अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग रोज एंड कॉलम्स हैं, आप उनके लेबल्स अगर चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू चेंज द हेडिंग, द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो बहुत सिंपल सी तरीका होता है कि अगर आपको सारे के सारे रो लेबल्स चेंज करने हैं तो आप डायरेक्ट इंडेक्स को ही चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो df.index इज इक्वल टू, तो जितने भी आपके पास इंडेक्स हैं उन सब की आप न्यू वैल्यू दे दो। तो अगर मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं तो मैं यहाँ पर 4 वैल्यूज दूंगी और सबका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। सो इट विल चेंज फॉर ऑल ऑफ देम, है ना, सबका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अगर आप सारे कॉलम्स का नाम चेंज करना चाहते हो तो सिमिलर वे df डॉट कॉलम्स करके आप यहाँ पर अपनी लिस्ट दे दोगे, सारे कॉलम्स का चेंज हो जाएगा। बट अगर आप सबका चेंज नहीं करना चाहते, आप सिलेक्टेड रो या कॉलम का चेंज करना चाहते हो, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रीनेम फॉर दैट। सो द फंक्शन नेम इज df डॉट रीनेम। ठीक है, आप df डॉट रीनेम लिखोगे, फंक्शन है इसलिए राउंड ब्रैकेट आएगी। अब राउंड ब्रैकेट के बाद आपको बताना है कि आप चेंज क्या करना चाहते हो, रो या फिर कॉलम। अगर आप रो चेंज करना चाहते हो तो आप लिखोगे इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव अ डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम सिर्फ उसी रो इंडेक्स को लिखेंगे जो आपको बदलना है। ठीक है, और उसकी जगह पर आप न्यू इंडेक्स दोगे। एक से ज्यादा है तो कॉमा देके दे सकते हैं। ठीक है, सो ओल्ड रो इंडेक्स कोलन न्यू रो इंडेक्स, तो जहां पर उसको ओल्ड रो इंडेक्स मिलेगा उसकी जगह पर वो नए वाले को पुट कर देगा। कॉमा ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि मैं कॉलम्स को भी चेंज करूं, मैं सिर्फ इंडेक्स भी लिख सकती हूँ, सिर्फ कॉलम्स भी लिख सकती हूँ, दोनों भी लिख सकती हूँ। इसमें क्या होगा, ओल्ड कॉलम इंडेक्स कोलन न्यू कॉलम इंडेक्स, देन राउंड ब्रैकेट क्लोज। आप चाहते हो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो तो इसके बाद कॉमा इज इक्वल टू इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें भी असाइनमेंट करनी पड़ती है।
So if I want to change the selected row or selected column index, तो आप rename फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास PID था, P नेम था और कॉस्ट था। मैं P नेम की जगह पर प्रोडक्ट नेम लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी उसकी पूरी कमांड, df डॉट रीनेम। मेरे को रो इंडेक्स तो चेंज करना ही नहीं है, तो इंडेक्स यूज ही नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ कॉलम इंडेक्स यूज करना है। तो कॉलम्स इज इक्वल टू पी नेम, पी नेम के साथ मैंने कोलन दिया और फिर क्या लिख दिया, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम बंद कॉमा, आई वांट की चेंजेस करंट डेटा फ्रेम में ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो ये क्या करेगा कि जहां पर आपका पी नेम था हेडिंग, उसकी जगह पर अब हेडिंग क्या हो जाएगी, product name. So it will change the heading from P name to product name. Understood? It will change from P name to product name. Is it clear? ठीक है, सो ये हो गया रीनेम। तो हमने डिलीशन कर लिया, इंसर्शन कर लिया, कॉलम्स के नाम आप बाद में चेंज कर सकते हो, वो भी कर लिया। अब आती है बारी हमारे इसकी लॉक आई लॉक आई एड की, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं सबको, है ना। सो आपके पास स्लाइसिंग जो है वो आप सीधे सीधे कर लेते हो। स्लाइसिंग आप सीधे सीधे कर लेते हो। कहाँ से करते हो स्लाइसिंग, फ्रॉम वेयर डू यू डू स्लाइसिंग। जैसे आप सीरीज में करते हो, आप सीधा डबल कोट्स में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता देते हो कि कहाँ से कहाँ तक की स्लाइसिंग करनी है। सो बेसिकली यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए अगर आपको स्लाइसिंग नहीं करनी, सिंगल पोजिशन से फेच करना है, तो आपके पास ऐड है। ऐड में आप क्या करोगे, रो लेबल बताओगे, कॉमा कॉलम लेबल बताओगे, दैट्स इट। वो आपको उस रो और कॉलम की वैल्यू को फेच भी करके देगा और वो आपको हेल्प करेगा उसको मॉडिफाई करने के लिए भी। ठीक है, सो आई कैन फेच एज वेल एज आई कैन मॉडिफाई। सो रो लेबल आपको मिल जाएगा, कॉलम लेबल आपको मिल जाएगा, यू कैन मेक द चेंजेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ऊपर डेटा फ्रेम था प्रोडक्ट वाला, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलो, आई हैव PID, आई हैव P नेम, I have cost। ठीक है, फिर मेरे पास है P1, P2, P3, P4 and 101, 151, 216, 312, pen, pencil, book, scale, 50, 10, 200, 20, something like that. Now I want to fetch the name of P2, name of P2। तो P name कॉलम का लेबल है, P2 रो का लेबल है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्रिंट df डॉट एट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P2 रो लेबल पहले आता है, फिर आप लिखोगे कॉलम लेबल विच इज P नेम। तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, पेंसिल, क्योंकि P2 में P नेम जो है वो पेंसिल है। अब मैं कहती हूँ कि इसकी कॉस्ट 10 से चेंज करके 40 कर दो, तो आप कर सकते हो बाय राइटिंग df डॉट एट P2 P नेम इज इक्वल टू 40। तो ये 10 की जगह चेंज होकर 40 हो जाए, गेटिंग इट। सो ये 10 की जगह चेंज होके 40 हो जाएगा। तो ऐड से मैं किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम की वैल्यू को फेच कर सकती हूँ, उसको चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको लेबल्ड इंडेक्स यूज नहीं करने हैं, तो आप आई एट लगा सकते हो। मैं ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आई एट से लिखना चाहती हूँ, ठीक है, df डॉट एट था, df डॉट आई एट अगर मैं देना चाहती हूँ, तो P2 का मतलब क्या है, 1, और P नेम भी क्या है, 1। So 1 comma 1 will also give me pencil. Same way you want to change its cost, तो आप लिख सकते थे df dot I at 1 comma 2 is equal to 40। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो मॉडिफाई भी हो सकती है। सो आई एड का मतलब है इंटीजर इंडेक्स। ठीक है, सो एड में हम लेबल इंडेक्स देते हैं, आई एड में आप इंटीजर इंडेक्स देते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
कोई बात नहीं गगन, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। रिकॉर्डिंग ऐप पे भी अवेलेबल होगी, एज वेल एज यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर देती हूँ। तो जहां आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन वॉच द रिकॉर्ड। ठीक है, सबको एट आई एट समझ में आ गया? एट एंड आई एट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? आरती देखो, एट का मतलब क्या है? एट मतलब एक जगह पर। एट का मतलब ही क्या होता है? बॉटल इज देयर, और एट द टेबल या ऑन द टेबल कहते हैं वैसे, बट एट मतलब किस जगह पर वो चीज है ना? किस जगह पे वो चीज है वो एट होता है। तो df डॉट एट, एट में पहले आपने रो लेबल देना है, फिर आपने कॉलम लेबल देना है। तो एट p2 एंड p नेम क्या है? पेंसिल। अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो वो फेच करके प्रिंट करेगा। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप df डॉट एट p2 p नेम, मतलब p2 में, अच्छा मैंने यहाँ p नेम लिख दिया था, ये p नेम नहीं है, ये कॉस्ट होगा ना। वी आर मॉडिफाइंग द कॉस्ट नॉट p नेम। बताते नहीं हो आप लोग, हाँ। सो P2 की कॉस्ट को हम चेंज करके 40 कर रहे हैं। सो P2 की कॉस्ट हमने चेंज करके 40 कर दी। सो एट P2 मतलब P2 वाली रो, कॉस्ट वाले कॉलम में क्या करना है? 40 पुट करना है। अब यही चीज अगर आप आई एट से करना चाहते हो तो हम इंटीजर इंडेक्स यूज करेंगे। 1,1 से फेच करोगे तो पेंसिल आ जाएगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो 1,2 मतलब ये कॉस्ट को हम चेंज कर रहे हैं, वी मेक इट 40। सो आई एट मतलब इंटीजर इंडेक्स दे रहे हैं हम एट में, अदरवाइज हम लेबल्ड इंडेक्स देते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ग्रेट। ठीक है, सो ये हो गया आपका कि किस तरीके से हम एट यूज करते हैं। अब आती है बारी लॉक की। देखो लॉक में ये सेम काम तो हो ही जाएगा जो आप एट से कर रहे हो, सिमिलर वे, बट यहाँ पर आप स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हो, वो आपके पास सारा बेनिफिट हो जाता है। सो df डॉट लॉक, इसमें भी पहले हम क्या लिखते हैं? रो लेबल्स, कॉमा, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम लेबल्स। फाइन। लेकिन इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो, इसमें आप इंडेक्स मतलब स्लाइसिंग की फॉर्म में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर मुझे सेम चीज चाहिए होती कि भाई P2 का नाम देखना है, तो मैं ऐसे लिखती P2 P नेम, उससे वो मुझे P2 का P नेम दे देता। पर अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे सिर्फ P2 का P नेम नहीं देखना, मुझे P2 और P4 का P नेम देखना है, तो आप क्या लिख सकते थे? df डॉट लॉग, फिर से लिस्ट है तो दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, ये आपको P2 और P4 का P नेम दिखाएगा। सो इसमें आपके पास जो भी दो हैं, पेंसिल और बुक, P2 पे, और P3 पे क्या है? P4 पे क्या है? बुक फॉर दिस। तो P नेम ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्लाइसिंग भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे df, स्लाइसिंग में स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा नहीं आएगी, लेकिन बीच में क्या आएगा? कोलन। सो वी कैन राइट लाइक दिस। इससे क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? आपका कॉलम होगा P नेम, और वो आपको वैल्यूज दिखाएगा P2 से लेकर P4 तक। सो P2 P3 P4। सो P2 पे मेरे पास जो भी है, पेंसिल, बुक, स्केल। सो तीन तरीके से दिया जा सकता है। एक, सिंगल इंडेक्स दे सकते हैं। एक से ज्यादा इंडेक्स है लेकिन आगे पीछे हैं, तो आप एज ए लिस्ट दे सकते हो। जब एज ए लिस्ट दोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा लगेगी, या फिर आप स्लाइस की तरह दे सकते हो। ठीक है, और अगर सारी रोज चाहिए एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, वो तो खैर हम वैसे भी फेच कर सकते हैं, बट इसके थ्रू करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। या आप पी नेम और कॉस्ट के लिए देखना चाहते हो सारी रोज, सिर्फ पी नेम और कॉस्ट, तो वो भी कर सकते हो। मीन्स देन, जैसे स्लाइसिंग में होता है खाली कोलन देने का मतलब है कंप्लीट थिंग, है ना? सो ये पूरा का पूरा शो करते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन गिव। ये सेम तरीके से कॉलम्स में भी स्लाइस यूज हो सकता
तो इसमें आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा फ्रेम दिया होगा, फिर ऐसे बहुत सारी कमांड्स होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से इसका आउटपुट क्या होगा। या केस स्टडी क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि आउटपुट ऑलरेडी बताया होगा और फिर आपको दो चार ऑप्शंस लिख के दिए होंगे, आपको बताना होगा कि उसमें से सही ऑप्शन कौन सी है। ठीक है। देखो, जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हो ना, तो चैनल की प्लेलिस्ट में ये वाली प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, हम अभी तो यहाँ पे वन शॉट्स कर रहे हैं, बट अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हो, सो यू हैव दिस प्लेलिस्ट, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड वाली। बाकी जो ऐप के ऊपर कोर्स है उसमें तो आपको हर टॉपिक के ऊपर रिकॉर्डेड लेसन, और मतलब थी तो वो लाइव क्लासेस, बट नाउ यू कैन वॉच देम एज रिकॉर्डेड। सो जो ऑलरेडी लाइव क्लासेस हो चुकी है उसमें हमने कैसे पढ़ा है वो आप देख सकते हो, अगर आप ऐप के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब पे आपके पास ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें कंप्लीट डिटेल्स है। ठीक है, इसमें आपके पास सारी टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, डिटेल, जिसमें आपको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन्ड है, प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन्ड है, एक एक चीज। ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ये आपका वो चीज है। आप सिर्फ, आपको सिलेबस, आप कहते हो मैम सिलेबस ठीक है हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है आप रिवाइज तो करा ही रहे हो, हमें पूरा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। सो डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है तो इस प्लेलिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप रिविजन मेरे साथ कर ही रहे हो। आप सिर्फ इस पे जाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स वाले पे, इस प्लेलिस्ट पे जाओ। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो हम ये कर रहे हैं इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, जैसे आप देख रहे हो डे 1 डे 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, डे 3 ये वाली वीडियो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद आपके ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस है, इसमें सारे पीवाईक्यूज है, जो जो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सीरीज के ऊपर, डेटा फ्रेम के ऊपर, आई हैव अपलोडेड ऑल ऑफ दीज ओवर। तो ये जो प्रैक्टिस वाली है ये सारी आपकी सीरीज, डेटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, सो ये यहाँ पर ऑलरेडी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके अलग से हैं। ठीक है, और भी अपलोड होंगे। सो आप ये क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस जरूर करना, रिविजन तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, बट रिविजन के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे तब तक आपकी वो चीज आएगी नहीं कि पेपर में लिखना कैसे है। एंड ये वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो क्वेश्चन उसमें कराया जा रहा है आप उससे साथ साथ अपनी नोटबुक में भी करोगे। अगर आप करोगे तभी 100 मतलब 70 में से 70 आएंगे, सिर्फ देखने से नहीं आते। ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ बैठ की वीडियो देख रही हूँ आराम से, इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच अनलेस एंड अनटिल यू राइट इट विद योर ओन हैंड इन योर नोटबुक। आप क्वेश्चन लिखो, आंसर अपने आप सॉल्व करो, मैच करो वीडियो से एंड कीप प्रैक्टिसिंग लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी गेस्ट पेपर्स हम लास्ट के 5 दिन में करेंगे, तब तक हमारा रिविजन पूरा हो जाएगा। सो वापस आ जाते हैं अपनी रिविजन कंटिन्यू करने के लिए। सोशल इम्पैक्ट भी है उसके अंदर, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, सो लॉक कर रहे थे हम, ये है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले उसमें दिए हुए मैंने। ठीक है, सो लॉक और आई लॉक में भी क्या फर्क है कि लॉक में आप लेबल्ड इंडेक्स देते हो, तो यहाँ पे जो आपने दिया है वो सारा लेबल्ड इंडेक्स है। अगर मैं आई लॉक यूज करूंगी, जैसे मैं ये सारी कमांड्स को अगर आई लॉक से लिखना चाहूँ तो कैसे होगी, आपने लिखा आई लॉक किसके लिए, ऊपर वाली के लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या होगा P2, P2 किस इंडेक्स पे है, 1 पे, P नेम किस इंडेक्स पे है, 1 पे। सो बोथ विल गिव दी सेम रिजल्ट, P2 P नेम, है ना। अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, आई लॉग, फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे क्योंकि दो इंडेक्स है 1,3, और P नेम आपके पास एक ही इंडेक्स है, सो यू विल राइट लाइक दिस। ठीक है, पोजिशनल इंडेक्स देने आप, पहला जो रो है वो 0 पे है, नेक्स्ट 1 पे, फिर P4 जो है वो 3 पे होगा, फिर उससे अगला जो है वो आप स्लाइसिंग कर रहे हो, तो आई लॉक लगाया है P2:P4। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, P2 तो 1 पे है, P4 3 पे है। अगर मैंने यहाँ 1:3 दे दिया तो आई हैव अ प्रॉब्लम कि इसमें वो 3 वाली रो मतलब P4 वाली रो को नहीं दिखाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्लाइसिंग अगर हम कर रहे हैं इंटीजर इंडेक्स के साथ तो अपर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, इस चीज को सीरीज के केस में भी याद रखना है, यहाँ लॉक के केस में भी याद करना है। क्या याद रखना है, इन केस ऑफ पोजिशनल
index in slicing, upper index is excluded. स्टार्ट स्टॉप स्टेप तो होगा ही, लेकिन जो स्टॉप वाला इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड होगा अगर पोजिशनल इंडेक्स है। अगर यूजर डिफाइंड या लेबल इंडेक्स है तो अपर इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड होता है। अपर इंडेक्स इज included. So if you have positional index, your upper index is excluded. ठीक है, लेकिन अगर लेबल्ड इंडेक्स है तो अपर इंडेक्स इंक्लूडेड होता है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आई लॉक के केस में एक्सक्लूडेड होगा और लॉक के केस में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो जब हम आई लॉक यूज कर रहे होंगे वो एक्सक्लूड करेगा उसको, और अगर लॉक यूज कर रहे होंगे तो वो इंक्लूडेड होगा। Is this clear? So ilock is used to specify positional index, integer index, whereas lock is used to specify labeled index or user defined index. याद रहेगा सबको? बहुत छोटी सी चीज है, गलती कर जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, so you have to remember it properly. Yes or no? Clear so everyone? अब इसके बाद जो दो टॉपिक्स रह जाते हैं आपके पास डेटा फ्रेम में, उस पे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, अब वो दो टॉपिक्स क्या हैं? एक तो है आइटरेटिंग अ डेटा फ्रेम, आपको डेटा फ्रेम पे आइटरेशंस परफॉर्म करनी है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है हमारे पास राइटिंग एंड रीडिंग फ्रॉम अ सीएसवी फाइल, सो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सो पहले एक बार आइटरेशन देख लेते हैं। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइटरेशन? आइटरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? Iteration word stands for, very good Divyansh, it stands for repetition, that you want to repeat something. Changing नहीं, it means repetition. ठीक है, तो हमारे पास दो functions available हैं। एक है iter rows, iter calls करके कुछ नहीं होता, columns पे iterate करने के लिए iter items होता है। So एक है iter rows और एक है iter items। ठीक है, अब इनसे होता क्या है देखो, आप नॉर्मली एक डेटा फ्रेम को प्रिंट कराते हो, प्रिंट हो गया। नाउ आई कैन राइट समथिंग लाइक फॉर लेट्स से के इन df डॉट iter rows कोलन। नाउ ये लूप में मैं जो भी कुछ लिखूंगी वो रिपीट होगा, लेकिन वो कितनी बार रिपीट होगा? वो उतनी बार रिपीट होगा जितनी रोज आपके डेटा फ्रेम में है। ठीक है, सो अगर मेरे डेटा फ्रेम में 4 रोज है तो इस लूप के अंदर जो लिखा है वो 4 बार रिपीट होगा। इट विल बी रिपीटेड 4 टाइम्स। ठीक है, और ये जो वेरिएबल आपने लिखा है इसका नाम जरूरी नहीं है कि के ही हो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये जो है ये एक टपल की फॉर्म में होता है। इसमें के 0 पे आपका क्या होता है? रो इंडेक्स। और के 1 में क्या होता है? वैल्यूज इन द रोज। उस रो में जितनी भी वैल्यूज हैं वो के 1 पे होती हैं और उसका जो इंडेक्स है वो के 0 पे होता है। तो अगर हमें खुद से मैनुअली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो आप प्री डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ कंपैरिजन करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है जो डायरेक्टली नहीं हो पा रही, यू वांट टू डू ओवर हियर। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि भाई रिजल्ट नाम का एक कॉलम बना दो जिसमें पास या फेल आपको स्टोर कराना है ना? तो पास या फेल स्टोर कराने पर वो तो कंडीशन के ऊपर बेस्ड होगा ना, कि अगर मार्क्स इतने से ज्यादा है तो पास आए, अगर मार्क्स इतने से कम है तो फेल आए। अब इस चीज का तो हमारे पास डायरेक्टली कोई कोड था ही नहीं कि हम ऐसा कुछ कर सकें, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, है ना? तो अगर वो काम मुझे करना हो तो मैं आइटर की हेल्प से कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोड लिख सकती थी फॉर के इन df डॉट आइटर रोज। अब इसमें क्या है, मान लो मेरे पास स्टूडेंट का डेटा फ्रेम है,
तो K0 पे तो स्टूडेंट का इंडेक्स होगा, उसका तो मुझे कुछ नहीं करना। फिर जो K1 है, उसमें सारा डेटा है। उसमें मैं डेटा को अलग-अलग फेच कर सकती हूँ बाय राइटिंग देयर हेडिंग, कॉलम हेडिंग। सो K1 मार्क्स मैंने चेक कर लिए कि अगर K1 के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, तो प्रिंट करा दो कि जो K1 का नेम है, K1 का नेम, कॉमा, इज़ पास। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब वो फेल हो गया। तो आप प्रिंट करा सकते हो K1 नेम इज फेल। अब आप ये कोड सोच के डर रहे होंगे कि मैम इतनी कोडिंग है ना, इससे पहले तो हमने एक एक लाइन का कमांड्स लिखी, अब आपने इतनी सारी कोडिंग करा दी। तो बेटा ये क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है, ऑल्दो आपका सब्जेक्ट चेंज हुए ही सिर्फ 4-5 साल हुए हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास जावा होता था। ठीक है, आपका पाइथन आए इतना ही टाइम हुआ है, बट स्टिल इतना कोडिंग वाला क्वेश्चन आईपी में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट ये मैंने आपको लिख के दिखाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आइटर रोज का पर्पस क्या है। ठीक है, सो आइटर रोज बनाया इसलिए गया है कि अगर मुझे हर रो के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट से नहीं हो सकता, मैं अपनी कोडिंग स्किल्स लगाकर उस पर कुछ भी काम करना चाहती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ आइटर रोज। और अगर ऐसे ही कॉलम्स के ऊपर आइटरेट कराना है, आप चाहते हो पहले फर्स्ट कॉलम आए, फिर सेकंड कॉलम आए, फिर थर्ड कॉलम आए, तो उसके लिए आइटर आइटम्स होता है। सो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं सोचो, पर वैसे बताओ मुझे, इज इट क्लियर? आपको समझ आया कि आइटर रोज का पर्पस क्या है? इसमें आपसे सिर्फ पूछ सकते हैं कि विच फंक्शन इज यूज। आपको एग्जाम में जो आ सकता है, इट कैन कम फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि किस मेथड को हम यूज करते हैं टू आइटरेट फॉर द नंबर ऑफ रोज। या आपको ऐसे दे सकते हैं कि एक डेटा फ्रेम है, अब आपको पूछ लेंगे कि बताओ लूप कितनी बार चलेगा, है ना, कोड लिख के दे दिया। और फिर उसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि एक वेरिएबल है काउंट, जो कि इनिशियली 0 है, और लूप के अंदर काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। सो वी विल कीप काउंटिंग। हम जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार काउंट को 1 से इंक्रीज करते रहेंगे, और एट द एंड हम बता पाएंगे कि काउंट की वैल्यू क्या है। सो काउंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगी। सो इट कैन बी आस्क्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। तो एक नंबर से ज्यादा का इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, हद हो गई तो 2 आ सकता है, बट अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, तो आइटर रोज ये होता है, सिमिलर वे आइटर आइटम्स होता है हमारे पास। ठीक है, सो आइटर आइटम इज टू रिपीट फॉर ईच कॉलम। तो जितने कॉलम्स है ये उतनी बार रिपीट करेगा। तो अगर आप लिख रहे हो फॉर एच इन डी एफ डॉट आइटर आइटम्स, ठीक है, एंड यू राइट इट ओवर हियर, सो आपका ये उतनी बार रिपीट करेगा जितने आपके पास कॉलम्स होंगे। तो इसमें H0 में जो आएगा वो कॉलम हेडिंग होगी, और H1 में जो आएगा वो उस कॉलम की सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, सो आइटर आइटम्स इज टू आइटरेट ओवर द कॉलम्स, आइटर रोज इज टू आइटरेट ओवर द रोज। फाइन। दीपेश, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, नहीं समझ आएगा तो मुझसे कल पूछना, आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो वंस अगेन। ठीक है, सो इसके बाद अब ये जो भी डेटा हम लिख रहे हैं, देखो ये सब डेटा रैम में है। आप जितना मर्जी डेटा फ्रेम बना लो, जो मर्जी कर लो, ये सारा डेटा कहाँ पर है? रैम में। द मोमेंट योर प्रोग्राम इज ओवर, जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है, आप उसको बंद करते हो, ये सारा का सारा डेटा गया, गॉन, है ना। सो एवरीथिंग इज गॉन, द डेटा इज गॉन। आई वॉन्ट टू कीप द डेटा, मैं इसको परमानेंटली स्टोर कराना चाहती हूँ, ताकि ये डेटा मेरा स्टोर रहे और मैं अगली बार इसको रीड करके उसी में ही फर्दर काम कर सकूं, है ना। तो उसके लिए यूज होती हैं CSV फाइल्स। सो CSV फाइल्स किस लिए होती है? टू परमानेंटली स्टोर दी डेटा। आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे सबमिट करने के लिए, बनाए थे या सिर्फ लेके सबमिट किए थे, पर आपने इतना देखा था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, हम उसमें नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, हम वहां से डेटा फेच कर सकते हैं। और वो आप दो जगह कर सकते हो, या तो आप MySQL में कर लो, एंड पाइथन और MySQL को आपस में कनेक्ट करो,
बीइंग एन आईपी स्टूडेंट आपसे थ्योरी में MySQL कनेक्टिविटी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो आपके थ्योरी सिलेबस में नहीं है। वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में था कि आप चाहो तो उसके थ्रू प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। बट थ्योरी में यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। बट दूसरा तरीका क्या था कि आप अपने डेटा को CSV फाइल्स में स्टोर कर सकते हो, परमानेंट स्टोरेज के लिए। CSV की फुल फॉर्म पता है किसी को? पता होनी चाहिए। टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ CSV। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? Yes, what is the full form of CSV? Comma, separated value. So CSV की full form है comma separated values. ठीक है, तो आप इसको नोटपैड में बना सकते हो, इसे एक्सेल में भी खोल के देखा जा सकता है। ये फाइल कुछ इस तरह से होती है जैसे कि एडमिशन नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास कॉमा सेक्शन कॉमा मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पर एडमिशन नंबर हो गया, कॉमा नेम हो गया, क्लास हो गई, सेक्शन हो गया, मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे अगला नाम हो गया, सेक्शन हो गया, मार्क्स हो गए, लाइक दिस। ठीक है, सो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एक रिकॉर्ड एक लाइन पे आता है। जब हम इसको सेव करते हैं, इसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट CSV होती है। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप एक एग्जिस्टिंग CSV को रीड करके डेटा फ्रेम में भी ला सकते हो, आप अपने डेटा फ्रेम को भी CSV फाइल में राइट करा सकते हो। ठीक है, और बहुत ही ईजी है। इसमें आपके पास दो सिंपल सिंपल से फंक्शन है, कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं करना। पांडास तो आपने इंपोर्ट किया ही हुआ है। मान लो मेरे पास डेटा फ्रेम में डेटा है और मैं चाहती हूँ कि वो फाइल में राइट हो जाए। सो राइटिंग इनटू अ CSV फाइल, और राइटिंग को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्टिंग डेटा इनटू अ CSV फाइल। बहुत ही सिंपल है। डेटा फ्रेम का नाम लिखो, डॉट टू अंडरस्कोर CSV लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे? DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV। और यहाँ पर CSV फाइल का नाम, और ऑब्वियसली विद द एक्सटेंशन CSV। सो बाय डिफॉल्ट ये उसको उसी फोल्डर में सेव कर देगा जिस जगह पर आपका प्रोग्राम है। सो जिस जगह पर आपका प्रोग्राम सेव्ड है, आपकी CSV फाइल भी उसी फोल्डर में सेव हो जाएगी। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर पाथ भी दे सकते हो। पाथ मतलब ऐसे D ड्राइव में IP फोल्डर के अंदर रोहित फोल्डर है, उसके अंदर abc.csv बने। सो मैं ऐसे पूरा पाथ भी लिख सकती हूँ। मेक श्योर इसमें आप डबल स्लैश लिखो, नहीं तो हम सिर्फ फाइल का नाम .csv लिखेंगे एंड इट विल बी क्रिएटेड इन द सेम फोल्डर। ठीक है, सो ये सिंपल है, इतनी सी कमांड है, इससे आपका जो डेटा है वो फाइल में राइट हो जाएगा। पर आप चाहते हो कि जब ये डेटा फाइल में राइट हो तो जो इंडेक्स हमारे होते हैं, रो इंडेक्स जो होते हैं, वो राइट नहीं होने चाहिए, सिर्फ डेटा डेटा राइट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फाइल नेम दोगे और उसके साथ यहाँ लिख दोगे इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। सो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से फाइल में इंडेक्स राइट नहीं होंगे, सिर्फ आपका डेटा राइट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डेटा को स्टोर करा सकते हैं। सो इतना याद रखना है, टू अंडरस्कोर CSV एंड इट इज इन ऑल स्मॉल लेटर्स। टू भी स्मॉल में है, अंडरस्कोर आएगा, फिर CSV भी स्मॉल में है, फिर आपको यहाँ फाइल का नाम देना है। सेम वे इंपोर्टिंग, इंपोर्टिंग या फिर आप कह लो रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल। सो इंपोर्ट करना या रीड करना जो है CSV फाइल को, वो क्या होता है? सो इंपोर्टिंग और रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल के लिए हम डेटा फ्रेम में तो लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे पांडास लिखते हैं, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। सो PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV करेंगे और यहाँ पर फिर से फाइल का नाम दे देंगे जिस फाइल में से हम रीड कर रहे हैं। अगेन सेम फोल्डर में है तो सिर्फ नाम आएगा, अलग जगह पर है तो पूरा पाथ आएगा। सो इस फाइल में से डेटा को रीड करेगा और डेटा फ्रेम के अंदर ले आएगा। ठीक है, सो डेटा फ्रेम के अंदर आ गया आपके पास। अगर इसमें हेडिंग्स नहीं है तो आप यहाँ कॉमा हेडिंग इज इक्वल टू नन लिख सकते हो। दैट मीन्स हमारे पास हेडिंग्स नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो एज्यूम करता है कि फाइल की जो टॉप रो है वो कॉलम हेडिंग्स में जाएगी और उसके बाद आपका डेटा आ जाएगा। रो इंडेक्स वो ऑटोमेटिकली पोजिशनल इंडेक्स दे देता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ टेक्स द वैल्यूज। इसमें हम बता भी सकते हैं कि हम कितनी रोज फेच करना चाहते हैं। जैसे आप सारी रोज फेच नहीं करना चाहते, आप सिर्फ पहली 10 रोज फेच करना चाहते हो। अब हेड फंक्शन तो इसलिए होता है ना कि डेटा फ्रेम में तो है लेकिन देखनी 10 है,
हम यहाँ कह रहे हैं डेटा फ्रेम में लेके ही 10 आनी है, तो आप लिख सकते हो n रोज इज इक्वल टू 10। सो n रोज इज इक्वल टू 10 लिखने से वो सिर्फ पहली 10 रोज को ही रीड करके लाएगा। सो इट विल रीड ओनली द फर्स्ट 10 रोज इन योर डेटा फ्रेम। इसमें एक और होता है स्किप रोज। आप n रोज की जगह अगर स्किप रोज दे देते हो, स्किप रोज इज इक्वल टू 5, मतलब ऊपर की 5 छोड़ के उसके नीचे जो है उसको रीड कर लो। सो नाम से ही पता चल रहा है, एन रोज मतलब टॉप से एन रोज रीड करनी है। स्किप रोज का मतलब है ऊपर से इतनी स्किप करके फिर उसके नीचे वाला जो है उसको आप रीड कर लो। वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। सो ये एट्रीब्यूट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन इस पे जो क्वेश्चन है वो आपको 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? अब हमने सीरीज और डेटा फ्रेम पढ़ लिया, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन टू मैटप्लॉटलिब, क्योंकि अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा होगा कि मैम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सो टुमारो वी विल ओनली प्रैक्टिस। सो कल का दिन जो हम रख रहे हैं दैट इज योर डे 4, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो कल हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देती हूँ। जैसे 3 दिन तो हमने कर लिया, 15 डेज में हम रिविजन खत्म करेंगे, फिर हम सैम्पल पेपर्स एंड PYQs करेंगे, ठीक है। सो डे 1 हमने क्या किया था? सीरीज। डे 2 हमने डेटा फ्रेम किया। डे 3 में भी हमने डेटा फ्रेम कंटिन्यू किया, ठीक है। तो अभी हमने सारे टॉपिक डेटा फ्रेम वाले डिस्कस कर लिए हैं। डे 4 में हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, सीरीज और डेटा फ्रेम की। मैटप्लॉटलिब एक बहुत छोटा टॉपिक है, उसकी रिवीजन प्लस उसके क्वेश्चंस हमारे डे 5 में हो जाएंगे। सो ये तो है आपका पाइथन विच गिव्स यू 25 मार्क्स, ठीक है। सो 5 दिन हमने ये कर लिया। अगले 25 मार्क्स किसके हैं? एसक्यूएल के, ठीक है। सो हम इसके बाद अपना शुरू करेंगे एसक्यूएल। 5 डेज में हमारा एसक्यूएल हम कवर करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है रिविजन के लिए, ठीक है। उसमें से फर्स्ट डे वी विल बेसिकली रिवाइज बेसिक DDL एंड DML कमांड्स क्या होती है, जो आपने 11th में पढ़ा था, वो वाली चीज रिवाइज होगी। डे 2 में हम रिवाइज करेंगे इंडिविजुअल रो फंक्शंस, ठीक है। इंडिविजुअल रो फंक्शंस यहाँ हो जाएंगे। डे 3 में आपका हो जाएगा ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय। डे 4 में हो जाएगा जॉइंस एंड सेट ऑपरेशंस। एंड डे 5 will be again practice questions of SQL and whatever doubts you have, ठीक है। सो ये आपके हो गए 5 दिन इसके, 5 दिन इसके, 5 + 5 10 डेज। नेक्स्ट 5 डेज में कंप्यूटर नेटवर्क्स को 3 दिन लग जाएंगे। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स विल टेक 3 डेज एंड देन सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स या सोसाइटल इम्पैक्ट, जो भी आप कहते हो, 2 दिन हम उसके लगाएंगे। सो ये टोटल 15 डेज जो है आपका टाइम टेबल रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली आप रिविजन करोगे, फिर उसके बाद जो बाकी के दिन बचेंगे उसमें सिर्फ PYQs, सैम्पल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, मैराथन्स, वील हैव ओनली दैट, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके मार्क्स बीच में इधर उधर कहीं हो जाए। हाँ दिशा, जस्ट रिमाइंड मी 1 डे बिफोर, ठीक है। एक दिन पहले याद दिला देना, आई विल चेंज द टाइमिंग। फाइन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इसको अच्छे से रिवाइज करो, कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पोल्स भी होंगे कल, MCQs की फॉर्म में भी करेंगे एज वेल एज सब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। सो सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके ग्रेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।